जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी के संदर्भ में। जायसी जी की कौन कौन सी कृतियां हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, उनके संदर्भ में किस विद्वान ने क्या कहा है, इस पे हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम उस स्तर पर तैयारी करेंगे, अध्ययन करेंगे जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां कवर होंगी। यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी पीआरटी के साथ साथ आईएएस पीसीएस ए टू जेड कोई भी परीक्षा आप देंगे या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि उसमें जायसी से संबंधित प्रश्न आएंगे तो आपके लिए यह वीडियो रामबाण सिद्ध होगी। सिलेक्शन पक्का होगा, आप सही जवाब देकर आएंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए शुरू से अंत तक। और एक सुझाव है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि इसमें जो भी बातें बताई जाएंगी उसे आप लिखते चलिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपके लिए लाभप्रद होगी, उपयोगी होगी। तो यदि मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इससे वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी से पहले मैंने सूरदास को समर्पित एक सारगर्भित वीडियो अपने चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। आइए हम जायसी जी के संदर्भ में पढ़ते हैं। जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के प्रसिद्ध सूफी महात्मा थे। इनका जन्म 1467 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके पिता का नाम मलिक राजे अशरफ बताया जाता है। पिता का नाम मलिक राजे अशरफ बताया जाता है। जायसी ने अपनी कुछ रचनाओं में अपनी गुरु परंपरा का भी उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि सैयद अशरफ जो एक प्रिय संत थे, मेरे लिए उज्ज्वल पंथ के प्रदर्शक बने और उन्होंने प्रेम का दीपक जलाकर मेरा हृदय निर्मल कर दिया। जायसी कुरूप व एक आँख से नेत्रहीन भी थे। एक स्थान पर उन्होंने कहा भी है कि क्या उन्होंने कहा है कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, मोहम्मद बाई दिस तजा, एक सरवन एक आँख ही। एक बार शेर शाह के दरबार में जायसी जाते हैं तो शेर शाह उन्हें देखकर हंस पड़ता है। इस पर जायसी ने कहा, क्या कहा कि मुहि का हंसही कि को हरही, आप मुझ पे हंस रहे हो कि उस हरि पे जिसने हमें बनाया है। आप मुझ पे हंस रहे हो कि उस कुम्हार पे जिसने इसे बनाया है, अर्थात जायसी को बनाया है। जायसी की प्रमुख रचनाएं ये बहुत महत्वपूर्ण है और इन रचनाओं के संदर्भ में हम विस्तार से पढ़ेंगे भी। अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा। अब आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि चित्रलेखा किस विधा की रचना है और उसके रचनाकार कौन है। चित्रलेखा, जबकि जायसी की रचना है चित्ररेखा। मसलनामा, कन्हावत, पद्मावत। अब एक एक रचनाओं को हम विस्तार से पढ़ेंगे। अखरावट के संदर्भ में देख लीजिए। सूफी दर्शन को प्रस्तुत करने वाली काव्य कृति है अखरावट। योग साधना की उपस्थिति में अखरावट में देखी जा सकती है। नाभि कमल तर नारद लिए 5 कोटवार। यह पंक्ति कहाँ से है? अखरावट से। यह रचना ककहरा शैली पर लिखी गई रचना है। इसमें देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। गगन हुता नहीं मही हुती, हुते चंद नहीं सूर। यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है जायसी की। कहाँ से ली गई है? अखरावट से। किस शैली में है अखरावट? ककहरा शैली में। अब आखिरी कलाम, यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे गए हैं अनेक परीक्षाओं में अनंत बार। इसमें कयामत का वर्णन है। पूछता है
टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में कि कयामत का वर्णन किस रचना में है, तो आखिरी कलाम में है। जिसमें रहस्यता का वर्णन है, यह कुरान जैसे धार्मिक स्रोतों से लिया गया है। कहरनामा, इस काव्य में जायसी ने परमात्मा की महत्ता का वर्णन किया है। कहरनामा में परमात्मा की महत्ता का वर्णन किया गया है। यह एक अन्योक्तिमूलक काव्य है, अन्य उक्तिमूलक काव्य है। इसमें कहार की स्वभाववृत्ति से मछली मारने, डोली उठाने, नाचने गाने जैसे व्यवहार संदर्भ चुने गए हैं। इसमें जायसी प्रेम के मार्ग को महत्वपूर्ण बताकर सूफी दर्शन के अनुरूप जीवन को देखने की मांग करते हैं। यामे सार इश्क पथ जाने हो और कहावत माने हो रे। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? कहरनामा से। चित्ररेखा, यह प्रेम पूर्ण व्याख्यान है, प्रेमाख्यानक व्याख्यान है और समासोक्ति परक रचना है। इसमें राजकुमारी चित्ररेखा और प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी चित्रित है। मसलनामा के संदर्भ में देखिए, इसकी लोकोक्तियों में ईश्वर के प्रति प्रेम, परमात्मा के प्रति जिज्ञासा, माया मोह का परित्याग एवं अन्य नीतिपरक बातें कही गई हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारा पाख मसलनामा की पंक्ति है। मसलनामा में क्या है? लोकोक्तियाँ हैं, बस ये जान जाइए। कान्हावत, इसमें कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। किसके चरित्र का? कान्हा के चरित्र का वर्णन है, इसलिए इसे कान्हावत कहते हैं। इसकी शैली और पद्मावत की शैली समान है। हेरत फेरत आप हिराना, बूंद मनहु सब समुद्र समाना। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? कान्हावत से। सूफी काव्य में सांस्कृतिक समन्वय की चेतना की दृष्टि से मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि 100 वर्ष पूर्व कबीरदास हिंदू व मुसलमान दोनों के कट्टरपन को फटकार चुके हैं। पंडित और मुल्लाओं की तो नहीं कह सकते, पर साधारण जनता राम और रहीम की एकता मान चुकी थी। ऐसे समय में कुछ भावुक मुसलमान प्रेम की पीर की कहानियाँ लेकर साहित्य के क्षेत्र में उतरे। ये कहानियाँ हिंदुओं के घरों की थीं। इनकी मधुरता और कोमलता का अनुभव करके इन कवियों ने दिखला दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदयों में होता हुआ है, जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूप रंग के भेदों की ओर से ध्यान हटा एकत्व का अनुभव करने लगता है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसको समर्पित? जायसी को समर्पित। जायसी ग्रंथावली में जायसी के रहस्यवाद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि, क्या कहते हैं शुक्ल जी? शुक्ल जी की पंक्तियों पर आप विशेष ध्यान देंगे। कहते हैं कि हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय, सुंदर, अद्वैती रहस्यवाद है तो वह जायसी का है, जिनकी भावुकता बहुत ही उच्च कोटि की है। जायसी अपने रहस्यवाद में जगत की विभिन्न वस्तुओं को विभाव पक्ष में शामिल कर पाते हैं, जिससे उनकी कविता समृद्ध होती है। जेहि दिन दसन ज्योति निर्मयी, बहुते ज्योति ज्योति ओहि भई, रवि शशि नखति दीपहि ओहि ज्योति, रतन पदार्थ मारत मोती। यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर व जायसी का रहस्यवाद सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत भिन्न प्रकृति का है। जहाँ कबीर का रहस्यवाद रूखा व शुष्क है, वहीं जायसी का रहस्यवाद सुंदर और रमणीय है। किसका कथन है? शुक्ल जी। कबीर में वाक चातुर्य था, प्रतिभा थी, पर प्रकृति के प्रसार में भगवान का दर्शन करने वाली भावुकता न थी। कबीर में जो कुछ रहस्यवाद है
वह सर्वत्र एक भावुक या कवि का रहस्यवाद नहीं है। हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय, सुंदर, अद्वितीय रहस्यवाद है तो वह जायसी का है, जिनकी भावुकता बहुत ही ऊंची पुट की है। आचार्य शुक्ल ने ही लिखा है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। किनका? मलिक मोहम्मद जायसी का नाम लेना पड़ेगा। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब हम पद्मावत पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। यह मलिक मोहम्मद जायसी के यश का आधार है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम, विवाह एवं विवाह के बाद के जीवन का मार्मिक चित्रण है। किसका चित्रण है? चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का चित्रण है। यह प्रेम की पीर का व्यंजना करने वाला मसनवी शैली में लिखित प्रबंध काव्य है। मसनवी शैली से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और मसनवी शैली क्या होता है? इसमें ईश्वर की वंदना होती है, फिर राजा की, फिर गुरु की, उसके बाद से काव्य वस्तु। इसे कहते हैं मसनवी शैली। ईश्वर, राजा, गुरु, काव्य हेतु, काव्य वस्तु। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है। यह अवधी भाषा में रचित रचना है। इसकी भाषा क्या है? पद्मावत की अवधी। कैसा काव्य है? प्रतीकात्मक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है कहा है। शुक्ल जी के अनुसार नागमती का वर्णन जो है, नागमती वर्णन हिंदी साहित्य की एक अद्वितीय धरोहर है, ऐसा उन्होंने कहा है, वस्तु है कहा है। इसमें नागमती एक रानी के रूप में नहीं बल्कि साधारण नारी के रूप में है। वह दिन रात वन उपवन में घूमते हुए पशु पक्षी पेड़ इत्यादि प्रकृति के प्रत्येक वस्तु को अपना दुख सुनाती फिरती है। कैसे? पंक्तियां हैं पद्मावत की कि बरसे मघा झकझोरी झोरी, झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुए जस ओरी, जेठ जरे जग वह लुआरा, उठे बवंडर धिके पहारा, चारह पवन झकोरी आगी, लंका दाही पलंका लागी। ये पंक्तियां अनगिनत बार परीक्षाओं में आ चुकी हैं। नागमती के विरह की दूसरी बड़ी विशेषता उनमें निहित गृहस्थिक पवित्रता है। नागमती की इच्छा अपने पति के साथ यौन सुख प्राप्त करने की नहीं है, बल्कि पति के साथ रहना उनके जीवन की चरम सार्थकता है। नखत सिर ऊपर आवा, हाव बिनु नाह मंदिर को छावा। इसी गृहस्थिकता की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, क्या कहते हैं शुक्ल जी, कि यह आशिक मासुकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह बाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य परम मनोहर है। अब आप सोचिए, यदि यह कथन दे दे तो इसको कई तरह से पूछ सकता है कि यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसके संदर्भ में है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के संदर्भ में है। उनकी कृति पद्मावत को समर्पित यह कथन है। इसी गार्हस्थ्यिक मर्यादा का चरम बिंदु तब दिखता है जब नागमती स्पष्ट रूप से संकेत करती है कि वह अपने पति की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन देने को भी तैयार है। यह बलिदान का आत्म उत्सर्ग की भावना प्रेम के अत्यंत उज्ज्वल रूप को प्रदर्शित करती है। और क्या पंक्ति है, भाव देखिएगा कि यह तनजारो छार के कहो कि पंख पवन उड़ाओ, मकुत ही मार्ग उड़ी परे, कंत धरे जहाँ पाऊँ। यह पंक्तियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछी गई हैं। कई बार आप कहीं लिख लीजिए। नागमती के विरह वर्णन का एक महत्वपूर्ण पक्ष प्रकृति के साथ गहरे संबंधों का भी है। विरह में प्रकृति से अपने दुख कहना सामान्य बात है।
कालिदास का यक्ष मेघ से अपना दुख कहता हुआ है। राम पशु पक्षियों से ही सीता का संकेत मांगते हैं। और कैसा वर्णन है कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो इसी तरह के भाव पद्मावत में भी है। कृष्ण के वियोग में गोपियां मधुबन को धिक्कारती हैं, लेकिन जैसी के पद्मावत में नागमती का विरह स्वयं प्रकृति या प्रकृति के जीव पूछते हैं। फिर रोवा को नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। तू फिर दाहे सब पाखी, केहु दुख रैन न लावसी आँखी। साधारणीकरण की क्षमता, गार्हस्थ्यिक प्रेम की मर्यादा प्रस्तुति, प्रकृति के साथ गहनतम संबंध तथा प्रिय हेतु आत्मोत्सर्ग जैसी भावनाओं के कारण नागमती का विरह सचमुच हिंदी साहित्य का अद्वितीय प्रसंग है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। इन पंक्तियों पर विशेष ध्यान देंगे जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। पद्मावत में सुल्तान शेर शाह सूरी और मुग़ल बादशाह बाबर के नाम शाह वक्त के रूप में दर्ज है। किस रूप में? शाह वक्त के रूप में दर्ज है। किसका नाम? शेर शाह सूरी और बादशाह बाबर के नाम। इसमें रानी पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक, राजा रतन सेन साधक का, राघव चेतन शैतान का, नागमती संसार का, हीरामन तोता गुरु का, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। इसीलिए इसे प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है। किसे? पद्मावत को। इन प्रतीकों पे आप विशेष ध्यान देंगे, अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं मिलान करने के लिए भी। पद्मावत का कथानक क्रम कुछ इस प्रकार है। तोते का बिकना, तोते द्वारा पद्मावती का बखान, राजा रत्नसेन अर्थात साधक का सिंघल जाना, बसंत पंचमी पर पद्मावती और रत्नसेन का मिलना। दोनों कब मिलते हैं? बसंत पंचमी के दिन। पार्वती द्वारा रत्नसेन की परीक्षा लेना, रत्नसेन का पकड़ा जाना, युद्ध और रत्नसेन का पद्मिनी से विवाह, नागमती का विरह, समुद्र का क्रोध, पद्मावती का विलाप, लक्ष्मी द्वारा रत्नसेन की परीक्षा, राघव को देश निकाला, राघव का बदला, अलाउद्दीन द्वारा चढ़ाई तथा संधि, नीतिज्ञों द्वारा विरोध, रत्नसेन को पकड़कर दिल्ली ले जाना, गोरा बादल का रत्नसेन को छुड़ाना, रत्नसेन का बदला लेना और शहीद होना, रानियों का सती होना। ये महत्वपूर्ण प्रसंग हैं जिनको ध्यान में रखना प्रत्येक साहित्य प्रेमी एवं तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का फर्ज है अपने हित हेतु। डॉक्टर प्रभाकर शुक्ल ने कहा है कि जायसी की भाषा, शोध प्रबंध में लिखा है, मतलब जायसी की भाषा एक शोध प्रबंध है। किसका है? डॉक्टर प्रभाकर शुक्ल का। उसमें लिखा है उन्होंने कि अवधि के जीवन में जायसी का आगमन मानो यौवन के मादक अल्हड़पन का आगमन था, जिसके संपर्क में आते ही अवधि का रोम रोम एक नवीन स्पंदन, एक स्फूर्तिमयी चेतना से थिरक उठा। डॉक्टर गणपति चंद्र का कथन है कि पद्मावत महाकाव्य न होकर कथा काव्य है। किसका कथन है? गणपति चंद्र गुप्त का है। पद्मावत महाकाव्य न होकर कथा काव्य है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा यदि हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो, और हमसे जुड़ जाइए। हम हिंदी साहित्य की तैयारी ऐसे ही अनवरत करवाते रहेंगे। और डॉक्टर रामचंद्र वर्मा का क्या कथन है? भाव वैशिष्ट्य और अभिव्यक्ति वैलक्षण्य की दृष्टि से जायसी अनुपम है। अवधी भाषा में तुलसी के पश्चात जायसी सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन पंक्तियों पर भी
आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर शिव सहाय पाठक का कथन है, लौकिक प्रेम का समुन्नयन करके उसे दिव्य प्रेम की भूमि पर प्रतिष्ठित करना उनकी साधना की चरम परिणति है। शिव सहाय पाठक का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जायसी का विरह वर्णन कहीं कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुंचने पाया है, उसमें गांधीर्य बना हुआ है। शुक्ल जी ने साफ साफ लिखा है कि जायसी का विरह वर्णन कहीं कहीं पर अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुंच पाया है, उसमें गांधीर्य बना हुआ है। तो साथियों, यह जायसी को समर्पित कक्षा रही। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करके बताएं। सूरदास को समर्पित वीडियो मैंने अपलोड कर दी है पहले के, देख लीजिए। और इसके साथ साथ नवजागरण को लेकर, भारतेंदु युग को लेकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित वीडियो भी मैंने डाली हुई है। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें इससे संबंधित भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। आपके भविष्य को, आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए आप हमारे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। फिर मिलते हैं एक सारगर्भित वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।